हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल ओरिजिनल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स 10 मई 2026 को प्रथम पाली में नारी शास्त्र पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसकी प्रश्न पुस्तिका ये हमारे सामने एक है, उपलब्ध है, जो किसी स्टूडेंट के द्वारा ही उपलब्ध कराई गई है, जिसका विषय कोड 01 है। और इसी के माध्यम से हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है सही और सटीक क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरू करूं इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन की बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि 125 क्वेश्चन है, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो बहुत शार्ट में क्वेश्चन को आंसर को बताते हुए हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जो है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हाब्स के द्वारा, लाक के द्वारा, रूसो के द्वारा, वॉल्टेयर के द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा लाक। बहुत ही फेमस पुस्तक है और निश्चित रूप से आप लोगों ने इसको सही किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी लाक जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, चुनाव आयोग से, मानवाधिकार आयोग से या नियंत्रक महालेखा परीक्षक से? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग से। संविधान का अनुच्छेद 324 जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी, चुनाव आयोग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि तुलनात्मक राजनीति में अग्रणी योगदान शुरू में किसके द्वारा किया गया? सिसरो के द्वारा, थेल्स ऑफ मिलेटस के द्वारा, अरस्तु के द्वारा या सुकरात के द्वारा? तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसका उत्तर हो जाएगा सी, अरस्तु के द्वारा। फ्रेंड्स, तुलनात्मक राजनीति का हम इनको पिता भी कहते हैं और तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत भी इन्होंने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3, तुलनात्मक राजनीति में अग्रणी योगदान किसने दिया? तो अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, अरस्तु सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हम राज्य को एक सामान्य जीवन में व्यक्तियों के संघ के रूप में कम देखते हैं। हम इसे व्यक्तियों के एक संघ के रूप में अधिक देखते हैं, जो पहले से ही एक और अधिक व्यापक सामान्य उद्देश्य के विभिन्न समूहों में एकजुट है। संप्रभुता का यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये क्या स्टेटमेंट कर रहा है? स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको समझने की जरूरत है। प्रश्न ये कर रहा है कि हम राज्य को सामान्य जीवन में व्यक्तियों के एक संघ के रूप में हम कम देखते हैं। जैसे समानता राज्य को माना जाता है कि राज्य जो है क्या है? व्यक्तियों का एक संघ है। तो हम कह रहा है कि व्यक्तियों के एक संघ के रूप में हम इसे कम देखते हैं, इसे हम जो है व्यक्तियों के एक संघ के रूप में अधिक देखते हैं, और इससे पहले से ही एक और अधिक व्यापक सामान्य उद्देश्य के लिए विभिन्न समूहों में एकजुट हैं। यानी ये कह रहा है कि हम राज्य को समूहों का एक समूह, संघों का एक संघ के रूप में देखते हैं। तो यह जो है बात जो है वो बहुल विचारधारा से संबंधित है, बहुलवादी विचारधारा से संबंधित है। तो हमारा उत्तर देखिए बी हो जाएगा, बहुलवादी स्कूल विचारधारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी, बहुलवादी स्कूल विचारधारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सबसे प्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 122(1), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 123(4)। तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 124(4). अनुच्छेद 124(4) में फ्रेंड्स न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। और ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि यह जो है अनुच्छेद जो है वो न्यायाधीशों की पद पर जो है उनको सुरक्षा प्रदान करता है कि उनको जो है भले ही राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति उनको इतनी आसानी से नहीं हटा सकता है। उसके लिए एक बहुत कठिन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और उस कठिन प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। और वह प्रक्रिया क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। और महाभियोग की प्रक्रिया के बाद ही न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। और इतनी कठिन प्रक्रिया है कि आज तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ जो है ये महाभियोग का प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया है। तो इसीलिए जो अनुच्छेद 124(4) जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो जो प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि आधुनिक राज्य की अवधारणा का श्रेय किसको दिया जाता है? बोसानकेट को, मैकियावेली को, टॉकविल को या मिल को? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा मैकियावेली। ये तो बहुत फेमस ही क्वेश्चन है, आप जानते भी है। मैकियावेली पहला विचारक था जिसने राज्य की अवधारणा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी मैकियावेली सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, किस विचारक ने हानि सिद्धांत के साथ स्वतंत्रता के विचार की वकालत की? जॉन स्टुअर्ट मिल,
एडमबर्ग, मॉन्टेस्क्यू, लॉक। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि जब तक जो है व्यक्ति की आचरण से जो है किसी को हानि ना हो तब तक उसके स्वतंत्रता में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये हानि सिद्धांत जो है जॉन स्टुअर्ट मिल का है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन ए एज ऑफ AI है? HDR 2020, HDR 2021-24, HDR 2023-24 या HDR 2025? तो फ्रेंड्स देखिए करंट का क्वेश्चन है तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, HDR 2025। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, HDR 2025 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है कि रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का जनक माना जाता है, ये सही है। सर हेनरी मेन का मानना है कि प्रथा और परंपरा जो है वो संप्रभु शक्ति के प्रयोग को सीमित करती है, ये भी सही है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है, ये गलत है फ्रेंड्स। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये लास्की की पुस्तक है। बेंटो मुसोलिनी जो है जर्मनी के तानाशाह है, ये भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि बेंटो मुसोलिनी जो है वो इटली के तानाशाह है। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा, ए और बी। तो हमारा उत्तर जो कूट से चुनेंगे वो क्या होगा, ए और बी। तो देखिए विकल्प जो है डी में जो है दिया है केवल ए और केवल बी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, केवल ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि किस सहायक एजेंसी को नेहरूवादी काल में सुपर कैबिनेट बताया गया था? योजना आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या संसदीय कार्य मंत्रालय? तो फ्रेंड्स देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, योजना आयोग। योजना आयोग को जो है नेहरूवादी काल में सुपर कैबिनेट बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, योजना आयोग सही है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, अरेंड लिजफार्ट किस सिद्धांत के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? सकारात्मक कार्यवाही के लिए, विकास के चरण के लिए, सहयोगात्मक लोकतंत्र के लिए या सर्वाधिकारवादी के लिए? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, सहयोगात्मक लोकतंत्र के लिए। अरेंज लिजफार्ट का नाम जो है फ्रेंड्स वह सहयोगात्मक लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का आलोचक है? H.J. लास्की, पियर जोसेफ प्राउडहोन, डेविड ह्यूम या जॉन रॉल्स? तो फ्रेंड देखिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रधान आलोचकों में डेविड ह्यूम का नाम लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सी है डेविड ह्यूम वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, आधुनिक उदारवाद प्राचीन उदारवाद से मुख्य रूप से अलग है कि यह है बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करता है, समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, लोकतंत्र और समानता को खारिज करता है, राजतंत्र और अभिजात वर्ग को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड देखिए उदारवाद जो है वो प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आधुनिक उदारवाद जो है वो कहता है कि समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का वो समर्थन करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि राजनीति में कौन सा दृष्टिकोण सुलह और सहयोग पर जोर देता है? उदारवादी दृष्टिकोण, सामुदायिक दृष्टिकोण, नारीवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी दृष्टिकोण? तो फ्रेंड्स देखिए जहां भी सुलह, सहयोग, समन्वय की बात आती है तो वहां उदारवाद का नाम लिया जाता है। तो वो यहां पर उत्तर हो जाएगा उदारवादी दृष्टिकोण, ये सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए, उदारवादी दृष्टिकोण सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि भारतीय प्रशासन में स्टील फ्रेम की अवधारणा का अर्थ है नीति निर्माण में संसद की भूमिका, अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारतीय सिविल सेवाओं का स्थायित्व और केंद्रीयता, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सेना की भूमिका। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, भारतीय सिविल सेवाओं का स्थायित्व और केंद्रीयता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध आयरन कर्टन भाषण से जुड़ा है जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल, हैरी एस ट्रूमैन या जोसेफ स्टॉलिन? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, विंस्टन चर्चिल। आयरन कर्टन जो भाषण है वो जो जुड़ा हुआ है वो विंस्टन चर्चिल से जुड़ा हुआ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी, विंस्टन चर्चिल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स
कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए और दूसरे को कार्ड कहा गया है। कथन कह रहा है कि जनमत अमेरिका और फ्रांस में कार्यकारी शक्ति पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। कार्ड कह रहा है दोनों देश जनमत संग्रह, लगातार चुनाव और मजबूत मीडिया स्वतंत्रता के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी को अनुमति देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अमेरिका और फ्रांस में जो है वो जनमत जो है वो कार्यपालिका पर जो है एक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। कारण ये है कि उसका दोनों देश जनमत संग्रह, लगातार चुनाव और मजबूत मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी को इसकी अनुमति देते हैं। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसमें लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक आदर्शों के बारे में सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है सामाजिकरण के बारे में जो कहा गया है बहुत सही कहा गया है, सही कथन है। दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक भागीदारी का अर्थ है विभिन्न माध्यमों से सरकार, प्रशासन आदि में लोगों की भागीदारी, ये भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति जो है राजनीतिक प्रणालियों के बारे में व्यापक रूप से साझा मान्यताओं, भावनाओं, मूल्यों का एक समूह है जो सरकार और नागरिकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। तो ये कथन भी सही है फ्रेंड्स। डी वाला कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के दायरे में केवल औपचारिक एजेंसियां ही शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने या सत्ता के संघर्ष में शामिल हैं। तो फ्रेंड देखिए, यही कथन जो है जो डी वाला है यही गलत है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में दायरे में केवल औपचारिक एजेंसियां नहीं आती हैं, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों एजेंसियां शामिल हैं। दबाव समूह, जनमत, ये सब जो है अनौपचारिक संस्थाएं हैं जो कि तुलनात्मक राजनीति में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो ये कथन कह रहा है कि तुलनात्मक दायरे में केवल औपचारिक एजेंसियां आती हैं, यही गलत है। इसको छोड़ करके बाकी तीनों सही है। फ्रेंड्स पेपर तो बहुत अभी तक कठिन नहीं आया, लेकिन लेंदी बहुत है, जो कि आपको टाइम टेकिंग है। इसी में समय जाएगा, पढ़ने में, समझने में। कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसका कॉन्सेप्ट पे बहुत पकड़ होगा वो जो है पेपर को अच्छे से किया होगा। और यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि यह पेपर जो है वो लेंदी बहुत है और टाइम टेकिंग वाला है, जिसमें पढ़ने में ही आपको काफ़ी समय लग गया होगा, हमको लग रहा है। तो जो 18 क्वेश्चन है उसका सही क्या होगा, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी क्या है ए में, तो पहला को जो है क्वेश्चन नंबर 18 का ए, बी और सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है। जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में, ब्रुसेल्स में या लंदन में। तो फ्रेंड्स आप इसको जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सी, ब्रुसेल्स जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि नीचे दो कथन दिए हैं। पहला कथन कह रहा है कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1952 को हस्तांतरित 5 सूत्री समझौता था। दूसरा कथन कर रहा है इस समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए थे। तो कह रहा है कथन 1, 2 सही है, कथन 1 और दोनों गलत है। एक सही है, दूसरा गलत है, एक गलत है और दूसरा सत्य है। तो फ्रेंड देखिए, पहला कथन जो कह रहा है कि पंचशील समझौता चीन और के बीच जो है, भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1952 को हुआ था, यह गलत कथन कर रहा है। क्यों? क्योंकि 29 अप्रैल 1952 को नहीं, ये 54 को हुआ था हस्ताक्षरित, इसलिए कथन गलत है। दूसरा कथन कि इस समझौते पर प्रधानमंत्री नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए, ये सही है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक में किसने अलग किया। नोम चॉम्स्की ने, बिल कैमल्किया ने, यशाया बर्लिन ने या जूडिथ बटलर ने। तो फ्रेंड देखिए, स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक में अलग करने का जो श्रेय जाता है वो बर्लिन को जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी, बर्लिन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, इतिहासवाद के मुख्य आलोचकों में एक कौन है। हेगेल, टाकविल, पापर या गिडसे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, कार्ल पापर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी, कार्ल पापर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। यथार्थवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, नवयथार्थवादी सिद्धांत से और उदारवादी सिद्धांत। इधर वाल्टज है, मोर्गेंथो है, नाय है और टिकनर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यथार्थवादी सिद्धांत के साथ जो है वो मार्गेंथो का नाम जुड़ा है, 1 का 2 सही है। दूसरा है कि नारीवादी सिद्धांत के साथ टिकनर का नाम जुड़ा हुआ है।
नव यथार्थवादी सिद्धांत के साथ जो है वो वाल्स का नाम जुड़ा है और उदारवादी सिद्धांत के साथ जो है नायक का नाम जुड़ा हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1 और 3, यानी 2, 4, 1 और 3 कहाँ है? ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए 2, 4, 1, 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, ये 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच साल्ट वन संधि जो है 1972 में हस्ताक्षरित किए गए। ये तो एकदम सही है कथन, ठीक है, पहला सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1978 में सोवियत संघ के साथ साल्ट II संधि पर हस्ताक्षर किया। तो फ्रेंड्स दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि 1978 में सोवियत संघ के साथ साल्ट II संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था जिमी कार्टर ने। 79 है इसका। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले जो है विसंबंधन की अवधारणा बताई? विसंबंधन मतलब अलगाव, अलगाव की अवधारणा जो है सबसे पहले किसने बताई? इसका जो अंग्रेजी वाला देखेंगे एलिनेशन जो है, ये वर्ड ज़्यादा सटीक समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव। विसंबंधन, विसंबंधन की अवधारणा किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए कार्ल मार्क्स सही है। क्वेश्चन नंबर 26 फ्रेंड देखिए 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो एक दर्शन के रूप में प्रत्यक्षवाद जो है वो मानकीय आदर्शों पर जोर देता है, ये गलत है फ्रेंड्स। प्रत्यक्षवाद जो है मानकीय आदर्शों का विरोधी है, उसको जोर नहीं देता है, तो ये जो है गलत है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि विधिक प्रत्यक्षवाद के अनुसार कानून प्रतिबंध द्वारा समर्थित संप्रभु का आदेश है, तो ये सही है, ठीक है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए गलत है किंतु कथन 2 सत्य है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। तो 26 का डी, ए गलत है लेकिन 2 जो है सही है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि किसने कहा था कि प्रशासन का काम निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कार्य संपन्न करना है? लूथर गुलिक, वुडरो विल्सन, हेनरी फियोल, मैक्स वेबर। तो फ्रेंड देखिए इसमें हमारे ख्याल से लूथर गुलिक उसका उत्तर सही होना चाहिए। अब फ्यूल का भी कुछ समझ में आता है, लेकिन अगर हमको जाना होगा तो लूथर गुलिक के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का ए मेरे ख्याल से लूथर गुलिक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स कि प्रथम शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक संघर्ष, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच वैचारिक संघर्ष, क्षेत्रीय विवाद, औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आप जानते हैं कि शीत युद्ध का मुख्य कारण ही पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच वैचारिक संघर्ष था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच वैचारिक संघर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच वैचारिक संघर्ष सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि ए प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? मैक्स वेबर ने, एंटोनियो ग्रास्मी ने, आर एस्टानी ने या माइकल वाल्जर ने? तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, मैक्स वेबर ने। तो जो ये किताब दिया गया फ्रेंड्स ए प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म, इसका पुस्तक का लेखक जो है वो मैक्स वेबर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए, मैक्स वेबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स कि किसे निर्णय लेने के सिद्धांत का जनक माना जाता है? हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, कीथ डेविस या अब्राहम मास्लो? तो फ्रेंड्स जानते ही होंगे आप, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए, हर्बर्ट साइमन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से तैयार करने वाला पहला व्यक्ति था? ह्यूगो ग्रेटियस, जॉन ऑस्टिन, जेरमी बेंथन या जीन बोडिन? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा जीन बोडिन, यानी जीन बोदा। संप्रभुता की अवधारणा को पहली बार देने का श्रेय जो है बोदा को जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जीन बोडिन। क्वेश्चन नंबर 31 का डी, जीन बोडिन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह जंजीरों में बंधा होता है? रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या अरस्तू? तो फ्रेंड देखिए ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है रूसो का, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, रूसो। क्वेश्चन नंबर 32 का ए, रूसो सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स कि एक प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक द्वारा लिखी गई? एसाया बर्लिन, सीबी मैकफर्सन, जॉन लॉक या जॉन स्टुअर्ट मिल? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 का डी, जॉन स्टुअर्ट मिल सही होगा, क्योंकि ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है वो जॉन स्टुअर्ट मिल की है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स, यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है या गलत है। पहला कथन कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक निगम संगठन प्रपत्र वाणिज्यिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सबसे उपयुक्त हैं, ये तो सही है फ्रेंड्स। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक निगम मुख्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट CAG द्वारा लेखा परीक्षा के माध्यम से संसद के प्रति जवाबदेह हैं। तो फ्रेंड्स यह कथन भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा एक, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का A 1, 2 दोनों सही हैं, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन न्याय को के सिद्धांत के रूप में स्थापित करते हुए समान स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रस्ताव करता है? नॉर्मन बेरी, माइकल वाल्जर, एलास डेयर, मैकइंटायर या जॉन रॉल्स। तो फ्रेंड्स आप इसको समझ रहे होंगे, जॉन रॉल्स का जब न्याय सिद्धांत पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो न्याय सिद्धांत को स्थापित करने में के लिए समान स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रस्ताव जॉन रॉल्स देता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का D जॉन रॉल्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स कि भारतीय नौकरशाही का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, कर्जन को, बेवेल को या लिटन को? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा A लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय नौकरशाही का संस्थापक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का A लॉर्ड कॉर्नवालिस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो है फ्रेंड्स देखिए फिर कथन का आ गया, कथन और कार्ड का। कथन कर रहा है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही कथन है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत ने NPT पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कारण कर रहा है कि NPT केवल 5 परमाणु हथियार प्राप्त राज्यों को परमाणु हथियारों के वैध धारक के रूप में मान्यता देता है। ये भी कथन भी कारण भी सही है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत ने इसीलिए जो है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि यह जो है कुछ प्रमुख देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त देता है, बाकी लोगों को नहीं देता है। तो यह भेदभावपूर्ण संधि है, इसीलिए भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। तो कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, और कथन जो है कारण की व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा A R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का A सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA मसूरी में जो स्थित है, यह निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? AMU से, JNU से, BHU से या GMI से? तो फ्रेंड्स जो है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो है वो JNU से संबंध है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 38 का B सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, यह पुस्तक किसने लिखी? W रोस्टो ने, C.W. मिल्स ने, गैब्रियल एमंड एंड सिडनी बर्बा ने, या गैब्रियल एलमंड या G.D. पावेल ने? तो फ्रेंड देखिए ये बहुत ही फेमस किताब है और आप निश्चित रूप से सही किए होंगे, गैब्रियल एमंड और G.B. पावेल ने। तो क्वेश्चन नंबर 39 का D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स कि साप्टा जो है किस वर्ष लागू हुआ? 1995 में, 1999 में, 2001 में या 2006 में? तो फ्रेंड्स देखिए साप्टा जो है वो 2006 में लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का D 2006 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स, ये भी कथन का है, 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो कथन एक कह रहा है कि J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी, तो ये कथन सही है फ्रेंड्स। दूसरा कथन कर रहा है कि ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है जॉन लॉक द्वारा लिखी गई। तो फ्रेंड्स आपको बताया गया कि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो जॉन लॉक का नहीं बल्कि ये जो है लास्की की पुस्तक है। तो पहला कथन सही है जबकि दूसरा जो है वो गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा C। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का C सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे राजनीति में व्यवहारवाद का अग्रदूत माना जाता है? केट मान को, माइकल सैंडल को, डेविड ईस्टन को या पीटर सिंगर को? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा C डेविड ईस्टन। व्यवहारवाद से के साथ जो है डेविड ईस्टन का नाम बहुत ही प्रमुखता से जुड़ा हुआ है और ये व्यवहारवाद के अग्रदूत माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का C डेविड ईस्टन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के पास नए सदस्य देशों को प्रवेश की सिफारिश करने की शक्ति है? महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा B सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा जो है नए सदस्यों को प्रवेश देती है। तो यहाँ दिया है कि किसको सिफारिश करने की शक्ति है? सुरक्षा परिषद को। क्वेश्चन नंबर 43 का B सुरक्षा परिषद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है फ्रेंड्स
कि निम्नलिखित को घटना को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या घटना घटी थी, उसके बाद क्या घटना घटी थी, इसको बताना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ लिखा है कि भारत में योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा पेश की गई थी। लॉर्ड ब्रेजनी ने कलकत्ता में कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। ICS पास करने वाले पहले भारतीय, मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया गया। तो फ्रेंड देखिए फोर्ट विलियम जो कॉलेज है सबसे पहले इसकी स्थापना जो है 1800 में हुई थी, तो पहला हमारा यही हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए योग्यता आधारित जो है आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा जो पेश की गई थी ये 1854 ईस्वी में पेश की गई थी, तो दूसरा हमारा हो जाएगा ए, यानी बी और ए। तीसरा है फ्रेंड्स कि ICC की परीक्षा पास करने वाले जो पहले भारतीय ये थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने 1863 ईस्वी में इस परीक्षा को पास किया था, तो ये तीसरा हो जाएगा सी, यानी 1800 पहला फोर्ट विलियम वाला हो जाएगा, 1854 दूसरा योग्यता आधारित वाला हो जाएगा, और 1863 जो है ICC पास करने वाले पहले भारतीय हो जाएगा। अब मिशन कर्मयोगी 2020 में शुरू किया गया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा उत्तर हो जाएगा BACD। तो BACD देखिए आपको सी में है, BACD। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रेंड्स कि अगस्त 2025 तक कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, 191, 193, 195 या 197। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी 193। अगस्त 2025 तक 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं फ्रेंड्स वर्तमान समय में, तो आप उत्तर 193 होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का बी 193 सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने केंद्र द्वारा अवशिष्ट शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की सिफारिश की और राज्य को अधिक स्वायत्तता की मांग की। राज मन्नार समिति ने, सरकारिया आयोग ने, वेंकट चलैया आयोग ने या प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, राज मन्नार समिति ने। राज मन्नार समिति ने फ्रेंड्स अवशिष्ट शक्तियों का जो दुरुपयोग होता है उस पर अंकुश लगाने की सिफारिश की थी और राज्य को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही थी, तो उत्तर राज मन्नार समिति होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व के उदारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, हैमिल्टन को, जेफरसन को, रूसो को या बर्ग को। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, जेफरसन को। जेफरसन को फ्रेंड्स उदारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में हम जानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 47 का बी, जेफरसन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है फ्रेंड्स, योग्यता सिद्धांत के आधार पर भर्ती की वैज्ञानिक प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन था, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फ्रांस। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर आप समझ ही रहे होंगे, चीन जो है इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि योग्यता के आधार पर भर्ती करने की जो वैज्ञानिक प्रणाली अपनाया था वो सबसे पहले देश कौन सा था, वो चाइना था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सी, चाइना सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स कि सरकार के किस रूप में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, इस तंत्र में, एक दलीय सर्वाधिकारवाद में, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, संसदीय लोकतंत्र में। संसदात्मक शासन प्रणाली में ही फ्रेंड्स जो है वो कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, तो संसदीय लोकतंत्र सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का डी, संसदीय लोकतंत्र सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड्स कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अब बताना है कौन सही गलत है। कथन एक है कि सार्क के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था शिखर बैठक है, सही है फ्रेंड्स। दूसरा है कि सार्क को औपचारिक रूप से 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में शुरू किया गया था, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ए, कि कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1945 में, 1975 में, 1985 में और 1989 में। तो फ्रेंड देखिए इसकी शुरुआत जो है, सॉरी इसकी स्थापना जो है वो 1989 में हुई थी, एपेक की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का डी, 1989 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है फ्रेंड्स, ये भी कथन का दिया हुआ है, नीचे दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है। कथन एक कह रहा है कि वर्ष 1999 में विधानसभा के आम चुनाव में पूरे गोवा राज्य में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया, तो कथन सही है फ्रेंड्स। पहली बार पूरे एक राज्य में पूरी तरह से ईवीएम का प्रयोग किया गया था 1999 के गोवा राज्य में।
और दूसरा का जो कह रहा है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में मतदान के लिए न्यूनतम आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया, ये भी सही है। पहले मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष थी, इसको 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो दोनों कथन सही हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है फ्रेंड्स कि ईदी अमीन ये किस देश के तानाशाह थे? तंजानिया के, सूडान के, युगांडा के या नाइजीरिया के? तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा बी, युगांडा के। ईदी अमीन जो है वो युगांडा के तानाशाह थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का बी, युगांडा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 फ्रेंड्स कथन का दिया है, 2 कथन दिए गए हैं। कथन का, कथन काल का काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी उलझाऊ क्वेश्चन है। उलझाऊ का मतलब इसमें पढ़ने में समय लगेगा, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। अगर आपका बेस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे, लेकिन इसको पढ़ने में बहुत समय लगता है। ये टाइम टेकिंग है, इसमें आपका समय बर्बाद होगा, इसीलिए हो सकता है कुछ लोगों का पेपर भी पूरा ना कर पाए हो। तो यहाँ कथन दिया है फ्रेंड्स कि मकाउली समिति जो है वो संरक्षक प्रणाली को समाप्त किया। और कथन 2 कह रहा है कि एचसन आयोग ने प्रतियोगी परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए, इसकी सिफारिश की। तो फ्रेंड देखिए, मकाउली समिति जो है वो संरक्षक प्रणाली को समाप्त करके योग्यता प्रणाली को बढ़ावा देने पर इसने जोर दिया था। तो ये कथन जो है एक है वो तो एकदम सही है। लेकिन जो एचसन आयोग जो कह रहा है फ्रेंड्स, इसने प्रतियोगी परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए, इसकी सिफारिश की, ये गलत है। एचसन आयोग ने फ्रेंड्स जो है वो केवल इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षाएं करने की सिफारिश किया था, न कि इंग्लैंड और भारत दोनों में। इंग्लैंड और भारत दोनों में एक साथ प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने की सिफारिश जो है इस्लिंगटन आयोग ने किया था, न कि एचसन आयोग ने किया था। तो यहाँ एचसन आयोग दिया गया है, इसलिए जो है ये गलत है। तो हमारा कथन सही है पहला, लेकिन दूसरा कथन जो है वो गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय समूह के सिद्धांत के रूप में प्रकारवाद का प्रारंभिक प्रतिपादक था? मैरी कार्डोर, फ्रांसिस फुकुयामा, स्टैनली हॉफमैन या डेविड मित्रानी? तो फ्रेंड्स देखिए, क्षेत्रीय समूह के रूप में प्रकारवाद का प्रारंभिक प्रतिपादक जो है डेविड मित्रानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का डी, डेविड मित्रानी सही होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसने संयम को बुराई के रूप में वर्णित किया? हेराल्ड जेलास्की, जॉन स्टुअर्ट मिल, बार्कर या वुडरो वेसल? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल संयम को बुराई के रूप में वर्णित करते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अनावश्यक रूप से लगाया जा रहा है तो अनावश्यक प्रतिबंध को ही वो संयम कहते हैं, और कहते हैं इसको बुराई मानते हैं। यानी अनावश्यक प्रतिबंध जो है एक तरह से बुराई है, अनावश्यक प्रतिबंध को ये संयम मानते हैं, इसलिए कहते हैं संयम को बुराई के रूप में वर्णित किया। किसने किया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। क्वेश्चन नंबर 56 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है फ्रेंड्स, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, फिर आपको बताना है सही गलत इसमें क्या है। फांसीवाद शब्द जो है इटावली शब्द फैसियो से लिया गया है, जिसका अर्थ बंडल या समूह होता है। सही है, फांसीवाद को आपने पढ़ा होगा, तो पहला ही पॉइंट आपने इसी को पढ़ा होगा, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है लोकतांत्रिक बहुलवाद फांसीवाद की विशेषता नहीं है, तो ये कथन भी फ्रेंड सही है। तो यानी कि दोनों कथन जो है 1 और 2 सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है फ्रेंड्स कि एकात्म मानवतावाद का विचार किसने दिया? दीनदयाल उपाध्याय ने, राम मनोहर लोहिया ने, बी.आर. अम्बेडकर ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो फ्रेंड देखिए, एकात्म मानववाद का विचार जो है दीनदयाल उपाध्याय का था, तो 58 का ए दीनदयाल उपाध्याय सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय शक्ति संतुलन सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? हैंस मार्गेंथियो, हेनरी किसिंजर, हेडली बुल या केनेथ वाल्टज? तो फ्रेंड देखिए, हैंस मार्गेंथाउ जो है वो शक्ति संतुलन सिद्धांत के विकास में जो है निकटता के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ए हैंस मार्गेंथाउ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड्स कि गांधी का जो सविनय अवज्ञा का विचार है ये उन्होंने किससे लिया था? रस्किन बॉन्ड से, लियो टॉलस्टॉय से, हेनरी डेविड थोरो से या गोपाल कृष्ण गोखले से? तो फ्रेंड्स गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा का विचार है वो थोरो से प्रभावित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी हेनरी डेविड थोरो। क्वेश्चन नंबर 60 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है फ्रेंड्स कि मिशन कर्मयोगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ये कह रहा है कि यह नई प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिविल सेवकों के लिए कौशल के विकास से संबंधित है। एकदम सही कथन है फ्रेंड्स। यह जो है सिविल सेवकों के लिए एक तरह से प्रशिक्षण है ताकि वो नई प्रशासनिक चुनौतियों से निपट सके। दूसरा है आईजीओटी कर्मयोगी के साथ अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ रखा था, ये भी सही है। सी कह रहा है मंत्रालयों और राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोग के लिए एक आधार बनाता है, ये भी सही है। और डी कह रहा है इसे भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू किया गया था, तो यही गलत है क्योंकि इसे 2022 में नहीं, इसको 2020 में शुरू किया गया था। इसको छोड़ करके जो ए बी सी है वो सही हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61 का ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने फरवरी 1945 में आयोजित प्रसिद्ध याल्टा सम्मेलन में भाग लिया था? ट्रूमैन ने, रूजवेल्ट ने, कैनेडी ने, आइजनहावर ने। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा एफडी रूजवेल्ट ने। एफडी रूजवेल्ट का नाम जो है याल्टा सम्मेलन से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। याल्टा सम्मेलन, इसी के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो याल्टा सम्मेलन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? रूजवेल्ट का। क्वेश्चन नंबर 62 का बी रूजवेल्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है फ्रेंड्स कि आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? अब्राहम मिस्लो, हर्जबर्ग, एफ.डब्ल्यू. टेलर या डगलस मैकग्रेगर? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आप इसको समझ भी रहे होंगे। अब्राहम मिस्लो ने जो है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम बताया कि पहले कौन आवश्यकता होगी, पहले उसके बाद कौन सी होगी। तो आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत के साथ कौन जुड़ा है? अब्राहम मिस्लो जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का ए अब्राहम मिस्लो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? एम.एस. सीकरी, एम.सी. महाजन, एस.आर. दास, हीरालाल जेकारिया? तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ भी रहे होंगे। 64 का डी हीरालाल जेकारिया सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है फ्रेंड्स कि किसने कहा कि सविनय अवज्ञा अन्यायपूर्ण सरकार के खिलाफ एक अधिकार और कर्तव्य है? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सी महात्मा गांधी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है फ्रेंड्स किस भारतीय विचारक ने पश्चिमी संसदीय लोकतंत्र के विकल्प के रूप में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, येमन राय या बी आर अम्बेडकर? तो फ्रेंड्स देखिए दल विहीन लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो जयप्रकाश नारायण की थी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का बी जयप्रकाश नारायण सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है फ्रेंड्स किस वर्ष प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई? 1960 में, 1962 में, 1964 में या 1966 में? तो फ्रेंड देखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1966 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का डी 1966 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है फ्रेंड्स ग्रामसी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? निर्भरता के सिद्धांत के लिए, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के लिए, हस्तक्षेप के सिद्धांत के लिए या नागरिक समाज के सिद्धांत के लिए? तो फ्रेंड ग्रामसी का नाम जो है वो नागरिक समाज सिद्धांत के लिए जाना जाता है फ्रेंड। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 68 का डी नागरिक समाज सिद्धांत सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति एक ऐसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है जो संसद के किसी सदन का सदस्य न हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को के भीतर सदस्य बनना चाहिए। 3 महीने के भीतर, 9 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, 12 महीने के भीतर? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा बी 6 महीने के भीतर। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तब भी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का भी 6 महीना सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि जब तक राज्य मौजूद है कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य का अस्तित्व नहीं होगा? ये एक फेमस कथन किसका है? तो लेनिन का है। आप जानते हैं जब राज्य होगा स्वतंत्रता नहीं होगी और जब स्वतंत्रता होगा तो राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट किसका है? लेनिन का है। क्वेश्चन नंबर 70 का ए लेनिन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संघर्ष को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सहयोग और परस्पर निर्भरता के महत्व पर बल देता है? मार्क्सवाद, यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद या उदारवाद? तो फ्रेंड्स मैंने कहा था जहां समन्वय की बात, सहयोग की बात आए तो उदारवाद का नाम लिया जाता है, तो यहां भी उदारवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का डी उदारवाद सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है फ्रेंड्स कि फीडबैक की लूप राजनीति के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो फीडबैक की जो लूप राजनीति का अध्ययन है फ्रेंड्स ये प्रणाली दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है इसको देखा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्रणाली दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन नंबर 72 का भी प्रणाली दृष्टिकोण सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है फ्रेंड्स
कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे साथ जुड़ी हुई है? दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के साथ, बल सिद्धांत के साथ, सामाजिक संविदा सिद्धांत के साथ या विकासवादी सिद्धांत के साथ? तो फ्रेंड देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है वो सामाजिक संविदा सिद्धांत के साथ जुड़ी होती है। सामाजिक समझौता के सिद्धांत के विचारक जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है फ्रेंड्स कि एलेनोर रूजवेल्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को बनाने में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यातना के खिलाफ सम्मेलन, सभी प्रकार के नस्ली भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो फ्रेंड्स देखिए, रूजवेल्ट का नाम जो है वो मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा के साथ जुड़ा हुआ है। ये 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम की घोषणा की गई थी, और जिसमें यह बताया गया था कि व्यक्तियों के पूरे विश्व के जो है नागरिक हैं उनको जो है कुछ सार्वभौम अधिकार मिले हुए हैं जिसको उनसे छीना नहीं जा सकता है। तो इसके साथ नाम जुड़ा है रूजवेल्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ए, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस संगठन में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों देश शामिल हैं? सार्क में, बिम्स्टेक में, आसियान में या प्रशांत क्षेत्र के देश में? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में फ्रेंड्स दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया इसके दोनों देश शामिल हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 75 का बी, बिम्स्टेक सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? के एम मुंशी, बी एन राव, अंबेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, बी एन राव। तो क्वेश्चन नंबर 76 का बी, बी एन राव सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है फ्रेंड्स कि कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत का अर्थ क्या है? विदेश नीति और अंतर्राज्यीय संबंध, समाज की अर्थव्यवस्था, धर्म का सिद्धांत या सामाजिक संरचना? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा ए, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कौटिल्य का जो राजमंडल का सिद्धांत पढ़े थे आप में, तो उसमें आप देखेंगे राजमंडल सिद्धांत जो है विदेशी देशों के साथ हमारे क्या संबंध होंगे इसके दर्शाता है। तो वो वही उत्तर यहाँ दिया है कि विदेश नीति और अंतर्राज्यीय संबंध। तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है फ्रेंड्स कि संघाई सहयोग संगठन तियानजिन शिखर सम्मेलन 2025 था। एससीओ की राज्य परिषद के प्रमुखों की 22वीं बैठक, एससीओ की राज्य परिषद प्रमुख की 23वीं बैठक, एससीसीओ की राज्य परिषद की प्रमुख की 24वीं बैठक, एससीओ की राज्य परिषद की प्रमुख की 25वीं बैठक। तो फ्रेंड देखिए, जो ये संघाई सहयोग संगठन हुआ था 2025 में, ये जो है एससीओ की राज्य परिषद की जो है 25वीं बैठक थी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का डी, करंट का क्वेश्चन है, वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत के राज्य सचिव की अध्यक्षता वाली शाही सेवाओं को 2 भागों में विभाजित करने का प्रावधान किया, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। ये सही है फ्रेंड्स। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा दिए गए कार्यों पर राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अनुच्छेद 320 में नहीं 323 में कहा गया है। प्रधानमंत्री नेहरू ने नौकरशाही को भारत की इस्पात ढांचा कहा, यह भी कथन गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नेहरू का नहीं, ये पटेल का कथन है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। चौथा कथन कर रहा है कि प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, सर रास बर्गर की अध्यक्षता में हुई थी। ये कथन सही है। तो ए और डी सही है, बाकी बी सी गलत है। तो हमारा उत्तर सही बताना है हमको, तो ए डी होगा। तो ए डी जो देखो डी वाले विकल्प दिया है, केवल ए और डी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का डी, केवल 1 और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड्स कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में क्या सच है? इसने 1860 के औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदल दिया। ये तो सही है, आईपीसी का स्थान पर ही ये भारतीय दंड संहिता लाई गई। इसमें 20 अध्यायों के माध्यम से 358 खंड है। ये भी सही है फ्रेंड्स, 20 अध्याय हैं, इसमें 358 खंड हैं। सी कह रहा है बीएनएस जो अपराधों की नई श्रेणियों को परिभाषित और जोड़ता है, इसमें यह भी दिया गया है, अपराधों की नई श्रेणियों को परिभाषित किया गया है, उसमें जोड़ा गया है। और डी कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को लागू किया गया। फ्रेंड्स यही गलत है, ये 1 जनवरी 2025 को लागू नहीं हुआ था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। तो ए, बी और सी कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये डी में है। तो ए, बी, सी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का डी, ए, बी, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध हैं? समानता का अधिकार,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार या मतदान का अधिकार। तो फ्रेंड देखिए, इसमें से बी वाला जो है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो नागरिक और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है फ्रेंड्स, किसने राजनीति को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया, क्योंकि यह शक्ति उपयोग और वितरण से प्रभावित होता है। तो यह कथन जो है बहुत फेमस है और किसका है, डेविड ईस्टन का कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का बी डेविड ईस्टन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है फ्रेंड्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण बताया गया है। तो कथन कह रहा है फ्रेंड्स कि विनियोग अधिनियम सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत करता है। सही है, विनियोग जो अधिनियम है वो सरकार को जो है संचित निधि से धन निकालने के लिए एक तरह से अधिकृत करता है, उनको जो है आदेशित करता है कि आप इससे खर्च कर सकते हैं। विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद के अनुमोदन के बिना संचित निधि से कोई पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। तो ये भी कथन सत्य है फ्रेंड्स कि बिना विनियोग अधिनियम के, बिना इसको पास हुए संसद से संचित निधि से कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है। तो कथन क्या जो है कारण व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है फ्रेंड्स कि मानव सुरक्षा का विचार 1954 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूएनडीपी या आईएमएफ के द्वारा। तो फ्रेंड देखिए 1994 में जो मानव सुरक्षा का विचार है ये यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 84 का सी यूएनडीपी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है फ्रेंड्स कि बारदोली सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन गए थे, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या पंडित मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स देखिए सरदार पटेल उत्तर सही होगा, बारदोली आंदोलन के साथ इनका नाम बहुत जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 का बी सरदार पटेल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है फ्रेंड्स कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत निम्न में से निहित है, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75(3) में, अनुच्छेद 77(1) में या अनुच्छेद 78 में। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी अनुच्छेद 75(3) में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह कथन कहाँ है, यह स्टेटमेंट कहाँ संबंधित है, यह किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 75(3) से है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का बी 75(3) सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है फ्रेंड्स कि हवाना शिखर सम्मेलन 1979 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भीतर तीव्र विभाजन जिसमें क्यूबा सोवियत संघ के करीब पहुंच गया, ये सही कथन कर रहा है। और दूसरा कथन जो कर रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अक्सर मार्क्सवाद लेनिनवाद की राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, ये कथन गलत है फ्रेंड्स। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मार्क्सवाद लेनिनवाद के साथ नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन कथन दो जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है फ्रेंड्स कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी, W.T. जोन्स ने, रूसो ने, हाउस ने या ग्रीन ने। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सब जानते हैं इसको। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो किताब है। क्वेश्चन नंबर 88 का भी रूसो सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है फ्रेंड्स कि उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो उत्तर सही होगा वो डी होना चाहिए, रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ में, क्योंकि कुछ लोग मिनर्वा मिल्स मत कह रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन मिनर्वा मिल्स के साथ जो है वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध को परिभाषित किया गया है, जबकि रंगनाथ मिश्रा जो है वो मौलिक कर्तव्यों पर बल देते हैं, मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों के सामने महत्वपूर्ण मानते हैं। तो हमारा उत्तर रंगनाथ मिश्रा भारत बनाम भारत संघ जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है फ्रेंड्स, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर दिया है अमेरिका, फ्रांस, यूके, भारत। यहाँ बहु बजट, एकीकृत न्यायपालिका, गुण और पद पुरस्कार व्यवस्था, अलिखित और लचीला संविधान। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका में क्या है, गुण और पद पुरस्कार व्यवस्था है, यानी ए का 3 सही हो जाएगा। फ्रांस में क्या है, तो फ्रांस में बहु बजट व्यवस्था है, तो बी का 1 हो जाएगा। यूके में क्या है, तो यूके में अलिखित और लचीला संविधान है यूके का, तो सी का 4 हो जाएगा। भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए 3 1 4 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 91 है फ्रेंड्स कि ग्लासनोस्ट का विचार किसके द्वारा दिया गया? लेनिन ने, स्टालिन ने, मार्क्स ने या गोर्बाचेव ने? तो फ्रेंड्स देखिए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये जो है दो सुधार जो है गोर्बाचेव जब बैठे थे तो उन्होंने किया था, और इसी के कारण एक जो है सोवियत संघ के विघटन का एक कारण भी ये माना जाता है। तो जो पूछा है क्वेश्चन कि ग्लासनोस्ट का विचार किसने दिया था? गोर्बाचेव ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 91 का डी, गोर्बाचेव सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है फ्रेंड्स कि प्रशासन में शुरू की गई प्रदर्शन, बजट निर्माण और मूल्यांकन प्रणाली किसका एक उदाहरण है? न्यायिक नियंत्रण का, लोकप्रिय नियंत्रण का, विधायी नियंत्रण का या कार्यकारी नियंत्रण का? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हमारे ख्याल से होगा विधायी नियंत्रण का। ठीक है, प्रशासन में शुरू की जो प्रदर्शन, बजट निर्माण और मूल्यांकन की जो प्रणाली है, ये जो है वो विधायी नियंत्रण से संबंधित है, क्योंकि प्रदर्शन बजट प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली जो है वो विधायी नियंत्रण संबंधित है। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर सी होगा, 92 का सी, विधायी नियंत्रण सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 फ्रेंड्स, किसने कहा कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के जीवन के लिए है और उनके अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है? लाक ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने? तो बहुत फेमस कथन है फ्रेंड्स अरस्तु का कि राज्य सजीवन के लिए आया है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सी, अरस्तु सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है फ्रेंड्स कि कौन सी नेतृत्व शैली सख्त नियमों, पदानुक्रम और अनुशासन पर निर्भर करती है? लोकतांत्रिक, हस्तक्षेप, परिवर्तनकारी या नौकरशाही? तो यहाँ जितने चीज़ बताए गए ये नौकरशाही की विशेषता है फ्रेंड्स, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 94 का डी, नौकरशाही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है जो फ्रेंड्स, वाटर गेट घोटाला निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है? अपने समय का बहुत फेमस घोटाला है और ये निक्सन के साथ जुड़ा हुआ है। वाटर गेट घोटाला के साथ जो है निक्सन का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 95 का ए, निक्सन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है फ्रेंड्स, अब इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO 1947 में बनाई गई संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो फ्रेंड देखिए, ये कथन गलत है। 1948 में ये बनी थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो 1947 दिया है ये गलत है। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। फ्रेंड्स ये भी कथन गलत है, यानी इसका संगठन जो है वो पेरिस में नहीं है बल्कि कनाडा में है। तो ये जो दोनों के दोनों कथन है वो गलत हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। तो यानी 96 का बी जो है वो सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का बी, दोनों कथन गलत हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है फ्रेंड्स कि अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करता है? ये अमेरिकी संविधान के बारे में पूछा है फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 10? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 जो है अमेरिका संविधान का जो है फ्रेंड्स वो राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कौन सी संगठन जो है पहले स्थापित हुई थी, उसके बाद कौन सी स्थापित हुई, ये आपको बताना है। तो यहाँ दिया देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व बौद्धिक संगठन WIPO। तो फ्रेंड्स देखिए, जो यूनेस्को है, यूनेस्को की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये हुआ था 1945 में। WHO इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था। और जो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसकी स्थापना जो है वो 1967 में हुई थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? A, C, B और D। तो ACBD जो है कहाँ है? तो वो ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ए, ACBD सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 फ्रेंड्स कि भारत में धन विधेयक केवल में ही पेश किया जा सकता है। सभापति के पूर्व अनुमोदन के साथ राज्यसभा में, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में। धन विधेयक फ्रेंड्स राष्ट्रपति की मंजूरी से, पूर्व मंजूरी के ही पेश किया जा सकता है। और कहाँ पेश होगा? लोकसभा में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से कैबिनेट मंत्री शब्द को संविधान में शामिल किया गया? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन? तो जो कैबिनेट शब्द है जो है फ्रेंड्स, इसको जो है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है फ्रेंड्स
कि किस समूह को हिंद प्रशांत में चीन के प्रभाव को प्रतिकार के रूप में माना जाता है और इसमें भारत शामिल है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन SCO, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता कार्ड या बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी का पहल बिम्स्टेक? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा C, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता कार्ड फ्रेंड्स ये जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ही बनाया गया है और इसमें 4 सदस्य देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 101 का C सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है फ्रेंड्स, सूची को मिलान करना है। सूची 1 जो है पुस्तक का है, सूची 2 जो है उसके लेखक दिए गए हैं। तो पहला है सोशल सिस्टम, दूसरा है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, सी है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स और डी है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो फ्रेंड देखिए द सोशल सिस्टम जो है वो टाइलकार्ट पार्सन्स का जो है पुस्तक है, तो ए का 2 सही हो जाएगा। द साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स ये जो है हंस जे मार्गेंथाउ की पुस्तक है, तो 2 का यानी बी का जो है 1 हो जाएगा। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ये जो है बेलिस और स्मिथ का है, तो सी का 4 हो जाएगा। और थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये महेंद्र कुमार की है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 कहाँ है? तो ए में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 102 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है फ्रेंड्स कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की शुरुआत को की ओर बदलाव के रूप में देखा गया है। पूर्ण राजकोषीय केंद्रीकरण, राज्यों द्वारा अपनी कम दरें तय करने की प्रतिस्पर्धा, संघवाद, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता, GST परिषद के माध्यम से सहकारी संघवाद को मजबूत करना। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, GST परिषद के माध्यम से सहकारी संघवाद को मजबूत करना, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित आंदोलनों अभियानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। सांस्कृतिक क्रांति, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना या 100 फूलों का अभियान। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले चीनी गणराज्य की स्थापना हुई थी 1949 में। इसके बाद 1956 में 100 फूलों का अभियान जो चलाया गया था। इसके बाद 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये आंदोलन चलाया गया था। और इसके बाद जो सांस्कृतिक क्रांति चलाई गई थी वो 1966 में चलाई गई थी। यानी कि 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना, 100 फूलों का जो अभियान है वो 1956 में है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो 1958 में है और सांस्कृतिक क्रांति जो है वो 1966 में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा CDBA। CDBA कहाँ है? डी में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 104 का डी, CDBA सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है फ्रेंड्स कि भारत के विकास प्रशासन की अवधारणा को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुखता प्राप्त हुई? पहली योजना, तीसरी योजना, दूसरी योजना, चौथी योजना। तो फ्रेंड्स देखिए अब इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, अब इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा वो हमको भी नहीं पता है। दूसरी योजना कहीं कहीं समझ में आता है क्योंकि इसमें जो है उद्योगों को प्रमुखता दी गई थी, तो कहीं कहीं तीसरी योजना समझ में आती है। तो अब कन्फर्म क्या है ये नहीं मालूम। अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा हो या कोई ऐसी दस्तावेज रखे हों जिसमें ये कन्फर्म रूप से मालूम हो सके तो निश्चित रूप से हमसे शेयर कीजिएगा। अब इसमें बी और सी में क्या होगा, या बी सी के अलावा डी भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। तो 105 में मैं कन्फर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो या बी हो सकता है मेरे ख्याल से, या सी हो सकता है। तो 105 में आप देख लीजिएगा क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 106 है फ्रेंड्स कि किस वर्ष NPT आधिकारिक रूप से लागू हुआ? 1967 में, 1968 में, 1969 में या 1970 में? तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1970 में। फ्रेंड्स NPT जो है वो आधिकारिक रूप से 1970 में लागू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 106 का डी, 1970 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है फ्रेंड्स कि मोहरा यानी वैनगार्ड पार्टी के बारे में लेनिन के सिद्धांत के अनुसार सर्वहारा क्रांति का नेतृत्व किसे करना चाहिए? श्रमिकों और किसानों का एक निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय को, स्वतः स्फूर्त सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से समग्र रूप से श्रमिक वर्ग को, सभी पूंजीवादी विरोधी समूहों का एक व्यापक गठबंधन को, मार्क्सवादी सिद्धांत की स्पष्ट समझ के साथ पेशेवर क्रांतिकारियों का एक छोटा अत्यधिक अनुशासित समूह को। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर डी होना चाहिए, मार्क्सवादी सिद्धांत की स्पष्ट समझ के साथ पेशेवर क्रांतिकारी का एक छोटा और अत्यधिक अनुशासित समूह। तो क्वेश्चन नंबर 107 का डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 108 है फ्रेंड्स कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष के पास, या संबंधित राज्य इकाई जहां वह काम कर रहा है उसके पास। तो इसका उत्तर फ्रेंड्स बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 108 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है फ्रेंड्स कि एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1750 में, 1770 में, 1776 में या 1876 में? तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक एडम स्मिथ की बहुत फेमस पुस्तक है, ये 1776 में प्रकाशित हुई थी। तो 109 का सी, 1776 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी निंदा प्रस्ताव में लोकसभा में इसे पारित करने के लिए विशिष्ट कारण बताए जाने चाहिए। ये सही है फ्रेंड्स। निंदा प्रस्ताव लोकसभा से पारित करने के लिए कारण बताना चाहिए, क्यों लाया गया ये, ठीक है। बी कह रहा है किसी अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में इसे पारित करने के लिए विशिष्ट कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं है। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये गलत है फ्रेंड्स। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इस्तीफा देगी मंत्रिपरिषद, निंदा प्रस्ताव पारित होने के लिए नहीं। डी कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सही है, यानी ए, बी और डी सही है, सी वाला गलत है। तो ए, बी, डी जहां होगा वही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो ये बी में है, ए, बी, डी। तो क्वेश्चन नंबर 110 का बी, ए, बी, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 111 फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत निर्धारित किया गया? केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल मामला, पुद्दा स्वामी मामला या शाह बानो बेगम मामला? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला ए। 111 का ए, केशवानंद भारती मामला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है फ्रेंड्स, ये भी दो कथन दिए गए हैं, कथन और कार्ड का है। तो इसमें से आपको बताना है कि कथन कार्ड में व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही है कि नहीं है। तो कथन कह रहा है कि भारत में स्वायत्त नियामक आयोगों को प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये फ्रेंड्स कथन सही है। कार्ड कह रहा है कि उनके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है और उन्हें केवल विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के तहत हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स कारण भी सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का ए, आर दोनों सही हैं और ए जो है व्याख्या आर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 के मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए कोविड-19 प्रत्युत्तर पुनर्प्राप्ति कोष की शुरुआत की। करा सभी विकासशील देशों को टीके उपलब्ध कराना, सामाजिक आर्थिक प्रभावों को दूर करने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सहायता करना, WHO की आपातकालीन स्वास्थ्य मिशनों को निधि देना, एक वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पासपोर्ट बनाना। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, सामाजिक आर्थिक प्रभावों को निम्न मध्यम आय वाले देशों की सहायता करना। 113 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है फ्रेंड्स कि भारतीय नौकरशाही को अक्सर कठोर और अत्यधिक नियमबद्ध होने के लिए आलोचना की जाती है, जिसमें सेवक जो है वितरण में देरी होती है। नौकरशाही सिद्धांत की कौन सी अवधारणा इस घटना की सबसे अच्छी व्याख्या करती है? तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार, लक्ष्य विस्थापन, मंत्री पद की जिम्मेदारी, लाल फीताशाही। तो फ्रेंड जो अत्यधिक नियमों और कानूनों में फंसने के चक्कर में जो है किसी काम को करने में देरी होती है उसके लिए लाल फीताशाही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 115 फ्रेंड्स कि निम्नलिखित राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना के वर्ष को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो लोकायुक्त की स्थापना हुई थी सबसे पहले जो है उड़ीसा में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1975 में हुई, फिर आंध्र प्रदेश में 1983 में हुई और अंत में जम्मू कश्मीर में 2002 में हुई। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यानी BCAD। तो BCAD देखिए ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है फ्रेंड्स कि भारत में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत किससे लिए गया है? राज्य के नीति के निर्देशन सिद्धांत से, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 से, संविधान की प्रस्तावना से। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से। जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसी अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है वो रिट जारी कर सकती है।
तो वो उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116 का जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर वेट्स का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत से है? नवशास्त्रीय यथार्थवाद से, आलोचनात्मक सिद्धांत से, विश्व प्रणाली सिद्धांत से या रचनात्मकता से? तो फ्रेंड्स देखिए, अलेक्जेंडर वेट्स का संबंध जो है वो रचनात्मकता से है, तो क्वेश्चन नंबर 117 का डी रचनात्मकता सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 फ्रेंड्स, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 118 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि संयुक्त राष्ट्र की न्यासी परिषद ने किस वर्ष अपने संचालन को निलंबित करके न्यासी प्रणाली को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया? 1999, 1995, 1994 या 2001? तो फ्रेंड देखिए, 1994 इसका उत्तर सही होगा। न्यासी परिषद को 1994 में जो है निलंबित करके इसको एक तरह से प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 119 का सी 1994 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है फ्रेंड्स, किस आधुनिक देश का संविधान मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का सबसे अधिक प्रभावित है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस पर जो है मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का ज़्यादा प्रभाव है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का बी, अमेरिका सही है। क्वेश्चन नंबर 121 है फ्रेंड्स, कि यथार्थवाद के 6 सिद्धांत किसने दिए? केनेथ वाल्टेज ने, जॉर्ज केनन ने, मार्गेंथाउ ने या स्टेनली हॉफमैन ने? तो फ्रेंड्स आप इसको समझ रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मार्गेंथाउ। 121 का बी, एच जे मार्गेंथाउ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है फ्रेंड्स, अरस्तु ने सरकार के प्रकारों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया? 2, 4, 5, 6? तो फ्रेंड देखिए, अरस्तु ने सरकार की 6 श्रेणियां बताई। 3 इसका जो है स्वाभाविक स्वरूप, 3 इसका विकृत स्वरूप, तो कुल मिलाकर 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 122 का डी 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 123 है फ्रेंड्स, कि मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा का नारा किस क्रांति से संबंधित है? अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति? तो फ्रेंड देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी क्रांति। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर जो है यह क्रांति लड़ी गई थी। तो उत्तर कौन सी होगा? फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 123 का सी, फ्रांसीसी क्रांति सही है। क्वेश्चन नंबर 124 है फ्रेंड्स, कि ट्रूमैन सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? एशिया में उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना, परमाणु निरस्त्रीकरण की स्थापना करना, यूरोपीय संघ का निर्माण करना, साम्यवाद के प्रचार को रोकना? तो फ्रेंड देखिए, ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य जो है साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। तो क्वेश्चन नंबर 124 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 125 है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, मतदान का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार फ्रेंड्स मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक विधिक अधिकार है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 का बी सही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो ये पीजीटी का पेपर आया था, लेंदी तो बहुत था, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट पर पकड़ है, कॉन्सेप्ट किताब को आपने पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, तो निश्चित रूप से आप इसको कर पाए हैं, अच्छा किए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और फ्रेंड्स ये 125 क्वेश्चन का जो उत्तर हमारी तरफ से बताने का प्रयास किया गया है अपनी तरफ से, तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको सही उत्तर बताऊं, कहीं भी आपको कन्फ्यूज ना करूं। लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में मैं सही न बता पाया हूं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास है कि जितना बताया गया है वो आपको सही बताया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा, तो आप साक्ष्य के साथ, अगर हमको प्रमाण के साथ जो है बताएंगे कि सर इसका क्वेश्चन का विकल्प जो है ये सही होगा, तो हम भी इसको करेक्ट कर लेंगे और अपने जो हमारे अन्य लोग स्टूडेंट हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बता देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ये भी सही होगा। और फिलहाल ऑफिशियल जो है आंसर के कुछ ही दिनों में आ जाएगा, उससे भी आप मिला लेंगे तो आपको आपका सही स्कोर मालूम हो जाएगा। लेकिन जितना बताने का और समझाने का इसमें प्रयास किया गया है वो अपनी तरफ से सही बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बाकी कहीं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए।
और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स, ऐप को डाउनलोड कीजिए।